अंतः शोषण। पहला पॉइंट क्या है? अंतः शोषण। आज का टॉपिक रहेगा अंतः शोषण। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे परासरण का कोशिका के साथ संबंध। परासरण का जो है कोशिका के साथ संबंध, परासरण और विसरण के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पूरा विस्तार से हम लोग जान चुके थे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक है, पहला पॉइंट है अंतः शोषण। अंतः शोषण किसे कहते हैं? यह एक विशेष प्रकार का विसरण है। विसरण मतलब बिखर जाना, विसरण मतलब बिखर जाना, विसरण मतलब बिखर जाना, विसरण मतलब बिखर जाना। इसमें गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च। गोंद आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब फोटो चिपकाते हैं तो उसी को बोलते हैं गोंद। ठीक है, स्टार्च किसको बोलते हैं? स्टार्च जो है पेड़ के पत्तियों में होता है। स्टार्च जो है पेड़ के पत्तियों में होता है, पेड़ के पत्तियां में होता है। उसके बाद जिलेटिन, जिलेटिन हो गया, लकड़ी, सूखे बीज, जल। जल का अधिशोषण कर फूल जाता है, जल का अधिशोषण कर फूल जाता है। जितना भी चीज है, गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, लकड़ी, सूखे बीज हो गया और जल, ये सभी चीज जल का अधिशोषण करके क्या होता है? फूल जाता है। आप आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, किसी लकड़ी को ये मान के चलिए एक लकड़ी है। ठीक है, ये लकड़ी को हम जो जाल में क्या करेंगे? हम फेंक देंगे। ये लकड़ी को हम क्या करेंगे? जल में फेंक देंगे। जब ये लकड़ी को हम जल में फेंकेंगे, ये लकड़ी में क्या होगा? जल प्रवेश होगा। जल प्रवेश होगा तो क्या होगा? लकड़ी का वजन भी बढ़ेगा और लकड़ी का वजन भी बढ़ेगा, साथ में लकड़ी फूल भी जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? अंतः शोषण। अंतः शोषण मतलब अंदर अंदर किसी चीज का ग्रहण करना, किसी चीज का ग्रहण करना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? उसके बाद दूसरा पॉइंट है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं? जब पदार्थ के स्थानांतरण में ऊर्जा का खर्च होता है, जब पदार्थ का स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है उसे सक्रिय परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक पदार्थ ए हो गया, एक पदार्थ बी हो गया। ए से जाने में बी और बी से आने में ए। ए जब बी के पास जाएगा तो इसमें भी ऊर्जा खर्च होगा। ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा खर्च, ऊर्जा खर्च होगा और इसमें भी ऊर्जा का खर्च होगा। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं? सॉरी, सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं? जिसमें ऊर्जा का खर्च होता है। सक्रिय परिवहन मतलब ऊर्जा का खर्च होना। जैसे ए पदार्थ और बी पदार्थ है, ए पदार्थ जो है बी पदार्थ के पास अगर जाएगा, ए पदार्थ जो है बी पदार्थ के पास जाएगा तो ए को बी के पास जाने के लिए क्या होगा? ऊर्जा खर्चा होगा। और बी को ए के पास आने के लिए क्या होगा? ऊर्जा खर्चा होगा। इसी चीज को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। इसी चीज को क्या बोलते हैं? सक्रिय परिवहन। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए? कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझिएगा दोस्तों। जब पदार्थ का स्थानांतरण बिना ऊर्जा खर्च किए किए होता है, जब पदार्थों का स्थानांतरण जो है, स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। जब पदार्थ का स्थानांतरण बिना ऊर्जा खर्च किए होता है उसे निष्क्रिय परिवहन करते हैं। मतलब निष्क्रिय, नहीं के बराबर। निष्क्रिय मतलब नहीं के बराबर। जैसे एग्जांपल में फिर समझिएगा, एक पदार्थ क्या है? एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है। ठीक है, ये दोनों क्या है? पदार्थ है। ए पदार्थ जो जाएगा तो ए के बी के पास जाएगा और बी पदार्थ जो जाएगा ए के पास जाएगा। ए जाएगा बी के पास और बी आएगा ए के पास। तो जब दोनों पदार्थ एक दूसरे के पास जाएगा तो इसमें एक भी थोड़ा सा भी ऊर्जा का खर्च नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। इसी चीज को बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन तो सीधा याद रखना है, सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं? कि एक जब किसी पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो उसमें ऊर्जा का खर्च होता है, उसी को बोलते हैं सक्रिय परिवर्तन। और निष्क्रिय परिवर्तन, निष्क्रिय
परिवहन की बात करेंगे, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पास स्थानांतरण करेगा बिना ऊर्जा खर्च किए, उसे निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए। और चौथा पॉइंट है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस चौथा पॉइंट क्या है? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस 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 जो है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव अमीबा। एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग पहला क्लास में ही बताया दोस्तों, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका होता है, जैसे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या है? एक कोशिकीय है। सूक्ष्म जीव क्या है? एक कोशिकीय है। सीधा तौर पर समझना है कि जिसको हम आंख से देख पा रहे हैं वो क्या है? बहुकोशिकीय है। वो क्या है? बहुकोशिकीय है। जिसको हम आंख से, खुली आंख से नहीं देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एक कोशिकीय बोलते हैं। एक कोशिकीय बोलते हैं जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं उसे एक कोशिकीय बोलते हैं। जिसको हम खुली आंख से देख सकते हैं उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। ठीक है। इंडोसाइटोसिस एक कोशिकीय जीव अमीबा की कोशिका झिल्ली, अमीबा की कोशिका झिल्ली लचीलापन कोशिका को इस योग बना देता है, इस योग बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण कर लेता है। बाहरी वातावरण से क्या होता है? भोजन ग्रहण कर लेता है। इंडोसाइटोसिस का परिभाषा यही होगा कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की कोशिका झिल्ली, अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन, अमीबा का कोशिका झिल्ली, जैसे ये मान के चलिए क्या है? अमीबा है। अमीबा का झिल्ली यहाँ पे है। इसका लचीलापन, लचीलापन इसका लचीलापन कोशिका को, लचीलापन जो है कोशिका को इस योग बना देता है कि वह बाहरी वातावरण, ये जो बाहरी वातावरण है, बाहरी वातावरण इससे क्या है? भोजन का क्या करता है? भोजन का क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इसी बाहरी वातावरण से भोजन का ग्रहण कर लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये चीज इंडोसाइटोसिस आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, 5वां पॉइंट है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन क्या है? जीव द्रव्य विकुंचन क्या है? जीव द्रव्य विकुंचन क्या है? कोशिका को अल्प मतलब होता है क्या? अल्प मतलब होता है कम। अल्प मतलब कम, अति मतलब ज्यादा, अल्प मतलब कम। तो ऊपर का हम मिटाते हैं, इसको हम समझाएंगे दोस्तों। जीव द्रव्य विकुंचन को ऊपर का मिटा रहे हैं हम दोस्तों। जीव द्रव्य विकुंचन पहला क्या था? संपसारी विलयन। ठीक है। दूसरा हो गया संपसारी विलयन, दूसरा हो गया अल्प पसारी विलयन। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया अति पसारी विलयन। तीसरा हो गया अति पसारी विलयन। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से। देखिए, संपसारी विलयन जो है, संपसारी विलयन
सांद्रता और प्रसरण दाब। प्रसरण दाब, कोशिका रस, कोशिका रस, कोशिका रस, कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता और दाब, दाब की सांद्रता, दाब की सांद्रता, दाब की सांद्रता के समान होती है, के समान होती है, समान होती है। ठीक है, समप्रसारी विलयन का मतलब होगा सांद्रता और प्रसरण दाब। प्रसरण दाब जो है कोशिका रस, सांद्रता और प्रसरण दाब, कोशिका रस की सांद्रता, तीनों मिलके दाब की सांद्रता के समान होगा, दाब के सांद्रता के समान होगा। उसी प्रकार अल्प प्रसारी विलयन जो है सांद्रता, अल्प मतलब कम होता है दोस्तों, इसीलिए सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता तथा प्रसरण दाब, प्रसरण, सांद्रता तथा प्रसरण दाब, सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से, कोशिका रस से, कोशिका रस से कम होता है, कम होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी समझिएगा, इसका भी सांद्रता तथा प्रसरण दाब, कोशिका रस, कोशिका रस से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना पहले समझिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे जीव द्रव विकुंचन। ठीक है, समप्रसारी विलयन, समप्रसारी विलयन किसको बोलते हैं? सांद्रता, प्रसरण दाब, सांद्रता और प्रसरण दाब, कोशिका रस की सांद्रता, तीन चीज याद रखना है दोस्तों। सांद्रता हो गया, सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ, सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ, सांद्रता मतलब गाढ़ा पदार्थ, और प्रसरण दाब, प्रसरण दाब दूसरा क्या होगा? प्रसरण दाब। तीसरा हो गया कोशिका रस की सांद्रता, सांद्रता, प्रसरण दाब, कोशिका रस की सांद्रता और दाब की सांद्रता के समान होगा, तो ये क्या होगा? समप्रसारी विलयन। वहीं अल्प, अल्प मतलब होता है दोस्तों कम, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब क्या होता है? कम, अल्प मतलब कम। तो सांद्रता तथा प्रसरण दाब, सांद्रता और प्रसरण दाब जो है कोशिका रस से कम होता है, सांद्रता तथा प्रसरण दाब जो है कोशिका रस से कम होता है। वहीं अति प्रसारी विलयन, अति मतलब होता है अधिक, अति मतलब अधिक, अति मतलब अधिक, तो अति प्रसारी विलयन जो है सांद्रता तथा प्रसरण दाब, कोशिका सांद्रता तथा प्रसरण दाब की कोशिका, सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से क्या होगा? अधिक होगा, कोशिका रस से क्या होगा? अधिक होगा। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है दोस्तों, यह कोशिका को अल्पसारी, अल्पसारी विलयन से मिटा गया दोस्तों, विलयन में रख दे तो। ठीक है, तो वही बोल रहा है जीव द्रव विकुंचन, यह कोशिका को अल्पसारी विलयन में रख दे। अल्पसारी विलयन आप लोग समझ गए किसको बोलते हैं? अल्पसारी विलयन मतलब अल्पसारी विलयन, सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस से कम हो, कोशिका रस से सांद्रता, पहला सांद्रता, प्रसरण दाब कोशिका रस से क्या होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा, तो क्या होगा? वो
क्या होगा, अति अल्प पसारी विलयन, अल्प पसारी विलयन को रख दे। अतः अतः परासरण, परासरण के कारण जीव द्रव पुनः, जीव द्रव जो है, जीव द्रव में कौन कौन आ जाता है, जैसे ऑर्गेनाइड, जीव द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइड। ऑर्गेनाइड में क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, जीव द्रव। जीव द्रव पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। इसी क्रिया को जीव द्रव विकुंचन कहते हैं। विकुंचन, विकुंचन मतलब पुनः निर्माण होता है, पुनः अपना अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग कोशिका विभाजन। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का 2 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद हो जाएगा कोशिका चैप्टर समाप्त। उसके बाद कोशिका चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी का एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।